5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से एप्लीकेशन किया गया था। उसके बाद उससे पहले सियासती नेता पीडीपी की जो मुखिया है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा था 370 अगर हटती है तो झंडा उठाने वाला श्रीनगर में कोई दिखेगा नहीं, घाटी में कोई दिखेगा, जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगा। और उसके बदलाव ऐसा दिखा कि डेवलपमेंट ऐसी हुई। उसके बाद 370 हटने के बाद श्रीनगर के लाल चौक में टूरिस्ट वीडियोस रील्स इंजॉय करते दिखते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, 370 अपने आप में कोई ऐसा नहीं था भयंकर, लेकिन 370 के बाद इन्होंने चोरी से बिना कोई लीगल पार्लियामेंट्री प्रोसेस किए हुए, बिना किसी की जानकारी के 35 से कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया। और उस 35 ए के कारण 370 खतरनाक नजर आने लगा। गोरखे, वाल्मीकि और भारत के उस हिस्से से जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिसको हम कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान, वो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान तो बाद में बना। भारत के उस हिस्से से जहाँ वो जो हमसे कट गया, वहाँ से जो भारतवासी इधर आ गए दुख के कारण, वहाँ से वो भी पराये हो गए। तो इसके कारण मानो वाल्मीकि, गोरखा समाज और वो लोग आए हुए, वो उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, उनकी नागरिकता नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है। इस प्रकार का उनकी नौकरियां नहीं, उनको लोन नहीं, उनको ज़मीन नहीं, उनको राइट नहीं वोट डालने का असेंबली में। यानी कि माने कि उनके अस्तित्व को इनकार दिया गया। इनका जन्म भी हुआ इस सृष्टि पर कहीं, ये शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो 370 खत्म होने के बाद, 370 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके दुष्प्रभाव खत्म होने के बाद जो सुधार उसमें हुआ, उसके बाद लगता है कि वाल्मीकि समाज वाले व्यक्ति को मेरा भी कोई ज़मीन पर खड़े होने का पैर रखने की जगह है। ऐसा ही गोरखा समाज को, ऐसा ही वहाँ से हमारा जो भारतीय समाज वहाँ से आया। तो इसके कारण कई लोगों को तो उसके बाद ये लगा कि हम मनुष्य हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आया है। फिर उसके कारण जो ऑब्स्टेकल्स थे, जैसे कोई भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान, वो चाहे आर्मी है, चाहे एसएसबी है, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे पोस्ट ऑफिस है, चाहे कोई अकाउंटेंट जनरल है, उनको समझा जाता था कि ये आउटसाइडर हैं, एलियंस हैं। उनको अपना कार्यालय बनाने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी यहाँ पर। अब इसके जाने के बाद शेष भारत की तरह उन लोगों के अपने यहाँ निजी कार्यालय बने हैं, ऑफिस इंस्टॉल हुए हैं। तो एक जो अपनत्व की भावना निर्माण होती है। नहीं तो 50 साल यहाँ सर्विस करने के बाद भी एक आदमी जम्मू कश्मीर में कैडर का, उसको 2 कमरे मकान बनाने के लिए किसी और प्रदेश में जाना पड़ता था। जिसके 50 साल जहाँ बीत गए, उसके बच्चे जहाँ हुए, बच्चे जहाँ पले, यहाँ शादी ब्याह हुए, यहाँ उसकी मित्रता बनी। अब अंत में वो कहीं और 2 कमरे बनाकर अपना एकांत जीवन व्यतीत करेगा, क्यों? तो ये इन 370 के जाने के बाद पूरा भारत एक हो गया। लोग भयभीत होते हैं, ओ जी दूसरे राज्य के लोग आ जाएंगे, यहाँ नौकरियाँ खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हिमाचल में तो 370 नहीं है, पंजाब में नहीं है। कितने लोग जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जाकर नौकरियाँ करते हैं? होगा जो हाईएस्ट रैंक आईएएस ऑफिसर होगा, जहाँ आईआरएस का होगा, जहाँ ऑल इंडिया सर्विस जुडिशल का होगा। कोई वहाँ क्लास 4 की नौकरी करने जाता है हिमाचल में जम्मू से उठ करके, कोई वहाँ जूनियर असिस्टेंट बनने जाता है जम्मू कश्मीर से। हाँ, यूनिवर्सिटी मतलब वहाँ के हिमाचल में, हाँ यूनिवर्सिटी लेवल पर ट्रांसफरें होती हैं या पोस्ट में, तो अलग विषय है। एक नया भय निर्माण कर दिया उन लोगों ने जो इसके खिलाफ थे। 370 नहीं हटना चाहिए, चिपका रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ डट कर के उसका जाने के बाद विकास हुआ है। आप देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, पुल देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े जो सेंटर बने हैं हमारे, सैटेलाइट सेंटर्स बने हैं, मेट्रोलॉजी वो बने हैं सारे, मतलब एक विकास हुआ है। और जो बम बोले कि एजुकेशन के समय था, विषय था भूमि विवाद का, 1 इंच भूमि नहीं देंगे। आज आप देखिए यहाँ सिदड़ा में बालाजी देवस्थान तिरुपति का मंदिर निर्माण हो, उसके साथ बहुत बड़ा एक भवन बन रहा है यात्रियों को रुकने के लिए। वहाँ रामबन में देखिए आप, बगलियार के पास बहुत बड़ा भवन बन रहा है। पैंथरा चौक में देखिए बहुत बड़ा भवन बन रहा है। वो भवन यहीं रहेंगे, कोई यात्रु उठाकर थोड़े ले जाएंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। वो हमारे जम्मू कश्मीर के उपयोग में आने वाले हैं। लेकिन लोगों ने, बाहर के हमारे जो हिंदू भाई थे या जो भारतवासी जो भारत की एकता अखंडता चाहते थे, उन्होंने अपना धन लगाया यहाँ पर के लोगों के सुख सुविधा के लिए।
तो 370 के जाने के कारण 35 के दुष्प्रभाव कम होने के कारण जम्मू कश्मीर में अच्छा परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, ऐसा सब दिखता है। आतंकवाद को भी चोट लगी, स्वाभाविक ही है, क्योंकि जो उस समय आका थे वो अपने ढंग से आतंकवाद को मोबिलाइज करते थे, चलाते थे। हवाला का पैसा आता था, बाहर से फंड्स आते थे फॉरेन कंट्रीज से, वो सब उसका दुरुपयोग करते थे। जो लोग गरीब थे, निर्धन थे, उनको पैसे देकर पत्थर मारने के लिए तैयार करते थे, लड़ाई झगड़े के लिए, बंदूक चलाने के लिए तैयार करते थे। जब उस पर नियंत्रण हुआ थोड़ा, तो उनके रिसोर्सेज, वो जो रॉन्ग रिसोर्सेज, गलत रिसोर्स बंद हुए, तो स्वाभाविक रूप है कश्मीर की नई पीढ़ी भी ठीक रास्ते पर चल पड़ी, पत्थर मारना बंद कर दिए, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छा परिवर्तन आया है। आज हर प्रकार की स्पोर्ट्स के लिए कश्मीर के बच्चे तैयार हैं। खेलो इंडिया के तहत स्वस्थ बनो, वो सारा चिंतन चल रहा है। हमने जब यात्रा जाती है, जम्मू से प्रस्थान करते हैं, यहाँ से जो आधार शिविर राम मंदिर है, तो वहाँ से जब यात्रा जाया करती है तो हम उसको कवर करते हैं। वहाँ पे हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो जम्मू के बाहर से, कई राज्यों से, दूर दूर के राज्यों से आए होते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। तो उनको पूछते हैं कि आप कितने वर्षों से इस यात्रा में आ रहे हैं और बाबा के दर्शन करने का आपको मौका मिल रहा है। तो हम उनसे पूछा करते हैं कि उस समय में, जैसे कोई कहता है 18 साल हो गए मुझे आते हुए, 20 साल हो गए आते हुए, उस समय में और आज के समय में जब हम पूछते हैं कि किस प्रकार का फ़र्क दिख रहा है, तो वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा तो बात नहीं कर पाएंगे, बट 2019 में जो जम्मू में कानून में संशोधन हुआ था, उसके बाद हमें बहुत सारा बदलाव दिखा। अदरवाइज़ जो यात्रा हुआ करती थी उस समय कई घटनाएं होती थी आतंकवाद से जुड़ी हुई, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं। और उन्होंने ये सल्यूट किया हमारी इंडियन आर्मी को। पहले इंडियन आर्मी के हाथ बंधे होते थे, इस बार फ्री हैंड दिया हुआ है। अब किस प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर इशारा था, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यात्रु कि उस समय हमने वो दृश्य देखे हैं, क्योंकि मैं सरकारी सर्विस में रहा हूँ जी, शायद आपको ध्यान में हो। मैंने 30-32 साल सेक्रेटरीट में सर्विस की है। उस समय हमारे सिपाही अपना बैग उठाकर कंधे पर जब बस स्टैंड उतर करके जहाँ अपने कैंप में या जहाँ उनकी जो वहाँ तक जाते थे, जब तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, धक्के मारते थे उनको। वो बेचारा अपना पिट्ठू उठाकर गन लेकर जा रहा होता था, उसको ये इजाज़त नहीं थी कि उसको पत्थर मारने वाले को गोली चला सके, मार सके। बहुत ह्यूमिलेट होते थे, मजाक उड़ाते, हुटिंग करते थे उनके पीछे। वो चुप करके जा रहे हैं अपने कैंप में, ये स्थिति थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज का भारत बदला हुआ है। आज आपने कल भारत के CRP के कमांडेंट जो हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका वक्तव्य सुना होगा। उन्होंने कहा, मेरा CRP का जवान जहाँ भी है ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए, ड्यूटी निभाए। अगर कोई अच्छा बुरा होता हो तो बीइंग हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ हर काम के लिए। वो संकोच ना करे, वो डट करके अपनी ड्यूटी को निभाए, चिंता ना करे। आई शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट कमिटेड बाई एनी जवान। आज का ये भारत है। INA से बात करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय अपना मेरे साथ व्यतीत किया है। आपका नाम? जी, मेरा नाम दीपक सिंह है। दीपक सिंह, आप जो 5 अगस्त 2019 में 370 और 35A की एप्लीकेशन किया गया था, अब उसकी एनिवर्सरी आ रही है। उस समय को और आज के समय, उससे पहले के समय को और आज के समय को किस प्रकार आप अलग देखते हैं? देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। 370 से पहले, जब 370 नहीं हटाया गया था, उससे पहले कश्मीर के हुक्मरान यहाँ पर ऐसे ऐसे षड्यंत्र चल रहे थे, ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ बना रहे थे कि आप सोच नहीं सकते। इतना खून खराबा कश्मीर के अंदर हुआ है, ऐसा लगता है कि कई पीढ़ियाँ उन्होंने तबाह कर दी, केवल इसलिए कि अपनी सत्ता पर काबिज रहें। और इसका इम्पैक्ट जम्मू में भी देखने को मिला। और जम्मू के लोगों को, हमें ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें पाकिस्तान के साथ मिलवा दें। या एक और चीज़ देखने को मिल रही थी कि 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में हुआ, वैसा ही हाल जम्मू के लोगों के साथ ना हो। क्योंकि यहाँ पर भी धीरे धीरे इंक्रोचमेंट बढ़ रही थी, विशेष समुदाय के लोगों को बढ़ाया जा रहा था। कुछ पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जा रही थी जिसमें रोशनी एक्ट था, ज़मीनें जो है वो बहुत कम दामों पे ऐसे लोगों को देना शुरू कर दी जो यहाँ पर पूरी तरह से जम्मू के लोगों को घेरा जा रहा था। आज भी ऐसा लगता है
तो 370 जब हटाया गया, और हमारी मांग भी थी कि 370 को हटाओ, जैसे ही हटाया गया आज ज़मीन आसमान का अंतर है। अब कश्मीर में तिरंगा भी फहराया जाता है, और जो पत्थरबाजी, जो खून खराबा वहाँ हुआ करता था, वो अब 90% कम हो गया, 99% कम हो गया। 1% छुट-पुट घटनाएं आज भी हो रही हैं, लेकिन 99% या 95% हम कहें तो कम हो गया है। इतना ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन आज भी ये लोग अपनी चालों से बाज नहीं आए हैं। तो हमारी ये मांग है, और गृह मंत्री ने कहा भी था कि जम्मू कश्मीर को हम स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे जब सही समय आएगा। लेकिन हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर नहीं, केवल जम्मू को स्टेट का दर्जा दो, जम्मू को राज्य का दर्जा दे दो, ताकि कश्मीर के जो हुक्मरान हैं, जो चालें वो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो ना रचें, और जम्मू के जो देशभक्त लोग हैं, जो समाज सेवा में लगे रहते हैं, वो यहाँ का विकास भी कर सकें, अपने लोगों को एम्पावर भी कर सकें। धन्यवाद। अभी भी कश्मीर प्रेमी जो तिब्बती लीडर हैं, वो आज भी वहाँ के घाटी के लोगों को भ्रम में रख रहे हैं। जिनके बच्चे मारे गए, उनको आज भी उस तरह से वो उनका माइंडसेट बना के बैठे हैं कि वो आज भी भारत के खिलाफ। देखिए उनको सिर्फ भ्रम में नहीं रख रहे, बेसिकली कश्मीर के लोगों में डर भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि हुक्मरान क्या करने की ताकत रखते हैं। कई लोगों को वहाँ पर षड्यंत्रों के तहत मरवाया गया, ना जाने कितने लोग मरे हैं, तो वो बोल नहीं सकते हैं डर के काबे। और उनको ये भी लगता है कि आएंगे तो यही, तो अगर हमने इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाए तो फिर हमारा भी वही हश्र होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग समझदार नहीं है, लेकिन उनमें एक डर है। सर, आपका नाम? मेरा नाम विमल मेहरा है। विमल जी, आप एक युवा हैं, आप एक कैसे देखते हैं 370 15 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, प्रोविजन हुआ था 35 जगह, क्या सोच सकते हैं उससे पहले क्या था जम्मू कश्मीर की स्थिति और अब की स्थिति में कितना बदलाव है? देखिए 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन था जब जम्मू कश्मीर से एक स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया था। देखिए ये वह आर्टिकल 370 था या 35 ए था जहां पर जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हालात बिगड़ते थे। लाल चौक में पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहराए जाते थे। ये वही 370-35 ए था जहां पर सेना को प्रताड़ित और अपमानित किया जाता था। जब हमारी एजेंसियां काम करती थी, जब पत्थरबाजों को पकड़ती थी, तो बहुत सारे ऐसे घाटी के सो कॉल्ड लीडर जो थे वो उनकी रहनुमाई करते थे। लेकिन जब से 370 को हटाया गया है, उसके बाद एक बदलाव देखने को मिला है कि आज लाल चौक में तिरंगे लहरा रहे, घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण की पवित्र झांकियां वहां से निकाली जा रही है। बहुत सारे ऐसे मंदिरों को खोला गया है, वहां पर भजन कीर्तन हो रहे हैं, और वहां के जो लोकल लोग भी खुश हैं, वहां के लोकल लोग भी खुश हैं, उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। आज आप डल लेक जाइए, कितनी रौनकें, कितनी खुशियां हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा, देखिए हर चीज के इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। पॉजिटिव ये था कि हमारा देश जो है जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक आज एक है, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। लेकिन उसके अलावा 370 की अगर हम कुछ हद तक अगर कमियां निकालें तो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी जम्मू कश्मीर में बच चुके हैं जो यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो ड्रग्स की बात करें, चुट्टे की बात करें, तो इसमें देखिए हमारे इस पर भी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के महामहिम माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 100 दिन का संकल्प के साथ जो है नशा मुक्त अभियान शुरू किया। किंग पिन को गिरफ्तार किया गया, 700-800 करोड़ रुपए का वो चिट्टा बेच चुका था, उसे सलाखों के पीछे डाला गया, प्रॉपर्टियां अटैच की गई, प्रॉपर्टियों को डिमोलिश किया गया, और उसके बाद तमाम उन्हें जो नशा तस्कर थे उनके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल किए गए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस है, तमाम वो जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के बाद हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सल्यूट है उन्हें। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करता हूं कि जिस तरह से जंतर मंतर में भी कुछ लोगों ने उन पर अभद्र टिप्पणियां की, उन्होंने माफ कर दिया बड़ा दिल दिखा के। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 हफ्तों का नशा मुक्त जो अभियान का संकल्प लिया है, ये भी काबिले तारीफ है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरे देश में जितने भी नशा तस्कर हैं या जो ड्रग पेडलर हैं, वो सलाखों के पीछे जो है वो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम जितने भी जो हमारे एजेंसी हैं वो इस पर काम करेंगी। विमल जी, जो POJK में हालात हैं
उन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो गृह मंत्री उन्होंने कहा था कि POJK हमारा भारत का अभिन्न अंग है। क्या आपको लगता है कि इस समय कोई कार्रवाई होनी चाहिए? उनके जो वहाँ के लोग हैं स्थानीय, वो अभी आवाज़ लगा रहे हैं कि हमें हेल्प चाहिए भारत की। आपको क्या लगता है, क्या ये स्थिति है इस समय उनकी हेल्प करने की? देखिए, जो POJK के लोग हैं वो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे लोग हैं। जब कबालियों ने हमला किया था वो हमारा ही हिस्सा था, और उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी हमारे जम्मू कश्मीर की कि हमने उस समय भारत से मदद ली, और उस समय हमारी भारतीय सेना जब यहाँ पहुंची उस समय तक जितना भी जो कबालियों ने हमला किया था वो कब्जा उनके पास ही रह गया। उस समय की सरकार ने भी जो है कोशिश नहीं की, एफर्ट्स नहीं किए कि हम उस समय उन चीज़ों को, उन एरिया को वापस ले लें। तो आज जब देश के प्रधानमंत्री से कुछ ये लोग जो हैं, खासकर ये कांग्रेस के या और भी ऑपोजिशन के लोग जब सवाल पूछते हैं, POJK बनाए कोई, ले मोदी, ये भी एक अजीब विडंबना है हमारे देश की। देखिए, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि POJK हम लेकर रहेंगे, लेकिन POJK के लोग भी ये कह रहे हैं कि जो POJK जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। वहाँ के लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, एक फोटो सामने आई है, इतनी ज़्यादा जो चली हुई गोलियों के जो कुछ हिस्से हैं वो दिख रहे हैं। तो इतना प्रताड़ित, इतना अपमानित जो है वहाँ के लोगों को, बच्चे, बूढ़ों, बुजुर्गों को, महिलाओं को जो है, उनको निहत्तों को जो है गोली से मारा जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, आतंकवाद को बनाने वाला मुल्क है, आतंकवादियों को पनाह देने वाला मुल्क है, और पाकिस्तान की आर्मी वहां पर इस कदर जुल्म कर रही है POJK के लोगों को कि वो मजबूर हो चुके हैं कि वो इंसाफ मांगने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय सेना, हमारी खासकर भारत सरकार भी इस पर इनिशिएटिव ले और उन लोगों की मदद करे। यहाँ पर भी प्रदर्शन हुए, POJK के रिफ्यूजी जो थे यहाँ पर विस्थापित हुए थे, उन्होंने अपने हक की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि वो तो हमारे भाई बहन हैं, उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है बेनकाब हो चुका है। धन्यवाद। अरुण जी, 370/5/2019 को हटाई गई, जिसमें 370 और 35 उसके बाद, उससे पहले के हालात और अब के हालातों में किस प्रकार का डिफरेंस है? क्योंकि आप व्यापार से जुड़े हो और अब जम्मू और कश्मीर कनेक्टेड है आपस में, क्या करें इसके बारे में? देखिए, दफ़ा 370 जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बिल पास करके उसको हटाया गया, बेसिकली दफ़ा 370 जो है वो जम्मू के लोगों के जहन में थी कि ये दफ़ा हटनी चाहिए। अल्टीमेटली जम्मू को इसका नुकसान हो रहा है और कश्मीर जो है उसको बेनिफिट हो रहा है। ये एक जहन में जो चीज़ थी, दफ़ा 370 5 अगस्त 2019 को हट गई, और उसके बाद हमारी जो स्टेट थी उसके 2 पार्ट हो गए। उसमें कश्मीर और जम्मू ये यूटी बन गए, और लेह लद्दाख जो है वो भी यूटी बन गए। यहाँ तक मैं ये कहूँ कि भाई उस समय के अगर हम देखें, कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे। कश्मीर में जिस तरह से लगातार जो पत्थरबाज थे वो सड़कों में रहते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह से लगातार टारगेट किया जाता था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती करते हुए, कुछ नई ऐसी पॉलिसीज़ लाते हुए कोशिश की कि भाई वो पत्थरबाज जो हैं वो कहीं हमें दिखाई ना दें, और उसमें वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। यहाँ तक व्यापार की मैं बात करूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई दफ़ा 370 हटने के बाद जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो यहाँ पर आ गई। जम्मू में भी उन्होंने अपने काउंटर बनाए, और कश्मीर के अंदर भी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। कंपनीज को बेनिफिट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं।
और उसके बाद आप देखिए उसका दौर 4 लेनिंग जो है, जो उधमपुर तक थी वो कश्मीर तक पहुंची, 4 लेनिंग या 8 लेनिंग पहुंच गई। रेलवे जो है लगातार उन्होंने प्रयास करके आज ट्रेन जो है वो कश्मीर को जा रही है। ये अचीवमेंट्स जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं, लेकिन अगर हम लोग एज बिजनेसमैन मैं अपने आप को देखूं तो उसमें कहीं ना कहीं जम्मू के बिजनेसमैन को भी लॉस हुआ है, जम्मू की इंडस्ट्री को भी लॉस हुआ है। हमेशा एक यूनियन गवर्नमेंट प्रयास करती थी कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से सरवाइव कर सके। स्टेट गवर्नमेंट भी उसी पैटर्न पे सोचती थी, लेकिन दफ़ा 370 हटने के बाद लगातार जिस तरह से जो बेनिफिट इंडस्ट्री को मिलते थे, चाहे वो परचेज प्रेफरेंस थी, चाहे वो प्राइस प्रेफरेंस थी, वो सब जो है वो ख़त्म हो गई और हमारी इंडस्ट्री को बहुत लॉसेस हुए। इसी तरह क्योंकि अब लगातार इंडस्ट्रीज़ जो हैं, लगातार जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपना सेटअप जो है वो कश्मीर में बना लिया। आगे क्या था कि कश्मीर और जम्मू का ट्रेड जो है वो जम्मू और कश्मीर के अंदर कन्फाइंड रहता था, लेकिन अब हालात बदले। मैं समझता हूँ कि भाई एक नया दौर जो है डेवलपमेंट का है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बिजनेसमैन जो है इसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं चाहे वो बिज़नेस के लोग हैं, उन्होंने सफ़र किया है। यहाँ तक दफ़ा 370 हटने की बात है, लगातार एक प्रयास, बहुत सारी शहादतें भी हुई उसमें। जिस तरह से 1953 में एजिटेशन हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको 1952 में यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनकी डेड बॉडी जो है वो वापस गई, और जिस तरह से लगातार उसके बाद भी दफ़ा 370 के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ पार्लियामेंट को कन्विंस करके कि ये दफ़ा 370 जो है वो हटनी चाहिए, 35A हटनी चाहिए, और बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास हो गए। ये हमारे लिए खुशी की मुकाम है। हम ये नहीं कहते कि इसमें दफ़ा 370 हटने के बाद हम भी अपने आप को ये कहते हैं कि अब जम्मू और कश्मीर जो है, जिस तरह से एक दफ़ा 370 की वजह से या 35A की वजह से यहाँ के कानून जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान से कुछ न कुछ अलग थे, कुछ सिस्टम को लेकर के। आज हम समझते हैं कि भाई अब सब कानून जो हैं वही जो ऑल ओवर कंट्री में है, वही कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में भी हैं। दफ़ा 370 हट गई, अब ये वापस नहीं आएगी। गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, इनके लिए वो दिक्कत थी, इनको नौकरी नहीं मिल पाती थी, इनको डायरेक्ट। देखिए, नौकरियों की यहाँ तक बात है कि नौकरियाँ जो हैं वो तो आज भी अगर देखेंगे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी जॉब नहीं मिल रहे। लेकिन एक वोटिंग राइट, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड होकर के जम्मू कश्मीर के अंदर बस गए, जो वाल्मीकि जिनको एक प्रॉमिस करके यहाँ पर बुलाया गया था महाराजा के टाइम में कि भाई हम लोग यहाँ आपको वोटिंग राइट भी देंगे। अगर हम लोग गोरखा समाज की बात करें तो वो लोग जो हैं, गोरखा यूनिट है यहाँ पर आर्मी के अंदर, और वही लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर के बस गए, और बसने के बाद उन्होंने जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी उसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाई। इनको वोटिंग राइट नहीं था, और भी बहुत सारी ऐसी सेक्शंस होंगी जिनको वोटिंग राइट नहीं था।
लेकिन दफ़ा 370 हटने के बाद इन सबको वोटिंग राइट मिला, चाहे वो डिस्प्लेस्ड पीओके के लोग थे उनको भी, जिनको रिफ्यूज़ी कहा जाता है, वाल्मीकि समाज को भी यहाँ वोटिंग राइट जो है वो मिला, गोरखा समाज को भी यहाँ पर वोटिंग राइट मिला। और नो डाउट अगर कोई जॉब जो है गवर्नमेंट एडवर्टीज़ करती है तो उसमें भी इन लोगों की जो भी अगर वो करते हैं और वो उसमें मेरिट में आते हैं तो उनको वो जॉब भी मिलेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि दफ़ा 370 जो एक जहन में भी था और जो कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से चाहे वो कश्मीर डिस्टर्ब था, चाहे वो जम्मू के कुछ जो सेक्शंस थी उनको वोटिंग राइट नहीं था, दफ़ा 370 हटने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हुई हैं। लेकिन जम्मू के लोगों का व्यापार जो है और जम्मू की इंडस्ट्री जो है उसको कहीं ना कहीं संभालने की ज़रूरत है। इसमें हमारी यूटी गवर्नमेंट भी आगे आए और हमारी यूनियन गवर्नमेंट भी आगे आए। धन्यवाद। 370 के बारे में जब भी बात हुआ करती थी तो एक पीडीपी की जो मैडम लीडर हैं उनका कहना था कि अगर 370 हटाई जाती तो भारत का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं दिखेगा। मगर वहाँ पे लाल चौक पे आज टूरिज़्म पे डिपेंड हमारा जम्मू कश्मीर, जब टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे लाल चौक में खड़े होकर जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे हुआ करते थे और भारत के खिलाफ ना रहे, आज वहाँ पे तिरंगा लेकर वहाँ पे फ़ोटो सेशन करवाते हैं, सेल्फीज करते हैं, रील्स बनाते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है आपने कहा। देखिए एक दौर था जब श्रीनगर लाल चौक में तिरंगा जो है वो हमें फहराना है, उसके लिए एक आंदोलन करना पड़ा था। 1982 में उस समय मुरली मनोहर जोशी जो हैं वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे, और जम्मू और कश्मीर के जो उस समय प्रेसिडेंट थे बीजेपी के प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता, और उसके साथ मोदी जी जो हैं इस यात्रा के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आए कि हम लोग कश्मीर में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे जो है वो अलो नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जहाँ उस समय यहाँ पर क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, उस समय हमारे जो राज्यपाल हैं उन्हीं की हुकूमत थी, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आए। लेकिन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन के बाद केवल 5 लोगों को अलो किया गया। उसमें मुरली मनोहर जोशी थे, उसमें प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता थे, उसमें नरेंद्र मोदी जी थे, और एक कोई आर्मी के जो कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और एक और मुझे अब याद नहीं है, लेकिन 5 लोगों को अलो किया गया। और ये लोग भी जो वहाँ पर गए तो सिर्फ एक कफन बांध करके गए थे कि पता नहीं मिलिटेंट्स जो हैं वो किस तरह से वहाँ पर अटैक करके हमें वापस आने का मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये उस समय के हालात थे, और हालात जो हैं वो लगातार 1988 से लेकर के 2000 तक हालात जो हैं वो सुधरे नहीं। 96 में इलेक्शन हुए, 97 में यहाँ पर स्टेट के इलेक्शन हुए, 96 में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, लेकिन हालात नहीं सुधरे। लेकिन 2000 के बाद कुछ हालात जो हैं उसमें सुधार हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरह से कंटिन्यूसली कश्मीर के अंदर और पत्थरबाज जो हैं वो सड़कों पे रहते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को हरास किया जाता था, और जिस तरह से कोई ना कोई टारगेट किलिंग जो है टाइम टू टाइम वहाँ पर चलती रहती थी। देखिए अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी टारगेट किलिंग हुई है कुलगांव में। तो ये छोटी छोटी घटनाएं अभी भी हैं। पिछले साल में अगर पहलगाम में अगर हमारे 26 लोगों को इन्होंने नाम जान करके और कौन कौन हिंदू है उनको गोलियों से छलनी कर दिया, ये चीज़ें जो हैं इसमें कमी आई है। ये नहीं है कि भाई उस समय तो एकदम बड़ी तादाद में ऐसी चीज़ें होती थी, और 2019 से पहले जिस तरह से लगातार पत्थरबाज जो हैं वो हमेशा सड़कों पे ही रहते थे, वो कंट्रोल में है।
लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है आज की, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है, चाहे हमारे यूटी की गवर्नमेंट है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक रहे। किसी तरह की ऐसे हादसे जो हैं वो हम अंजाम ना होने दें, लेकिन जो खुद मरने के लिए आया है उसको कौन रोकेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो छुट-पुट घटनाएं जो हैं, और एक मैं तो समझता हूँ ये कायराना हरकत है, जिस तरह से वो नाम जान करके और फिर किलिंग करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही एक पुलिस वाले की भी, वहाँ हवालदार की भी जिस तरह से उसको भी टारगेट किया गया। इन छोटी छोटी घटनाओं को छोड़ करके ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, उसमें काफ़ी कंट्रोल है। हमारी यूटी गवर्नमेंट भी पूरी तरह से लगी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरह से लगी हुई हैं, और हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो भी पूरा इसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। और हर वक्त उनकी नज़र जो है वो यही है कि किसी भी तरह से और कोई ऐसा इंसिडेंट जो है वो ना हो जिसकी वजह से एक भय का वातावरण जो है वो लोगों के बीच में रहे। लोगों की सपोर्ट जो है, जिस तरह से पहले लोग डरते थे कश्मीर के अंदर और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो मदद नहीं करते थे, पुलिस की मदद नहीं करते थे, आज लोग खुल कर के आ रहे हैं और वो लोगों के बीच में आकर के और सिक्योरिटी फोर्सेस की सपोर्ट भी कर रहे हैं और पुलिस की मदद भी कर रहे हैं। अगर उनको पता हो कि भाई मिलिटेंट्स जो हैं यहाँ पर छुपे हुए हैं तो वो अपना वर्जन जो है वो ज़रूर देते हैं। और मैं समझता हूँ जो एक भय का वातावरण था वो आज वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और लाल चौक में लाखों की तादाद में लोग जो हैं वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं, मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से एक तिरंगा झंडा जो है वो लहराया गया है, लोग उसको भी देख कर के भारत माता की जय ये कहने की हिम्मत लाल चौक में कर पा रहे हैं। तो उसमें बड़ा योगदान जो है, मैं तो एक कंबाइंड योगदान की बात करूँगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, इन सब ने मिल कर के इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया है। और इतना ही कहूँगा कि भाई ये वातावरण जो है वो इसी तरह बना रहे और भय मुक्त समाज जो है वो बना रहे। धन्यवाद। आए दिन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।